क्या आपने कभी एक कहानी ऐसी पढ़ी है जो आपको अपनी दुनिया से उठाकर किसी और जगह ले जाए? ऐसी कहानी जिसमें हर लफ्ज एक तस्वीर बनाए और हर जज्बात आपके दिल की धड़कन बन जाए। हम आज मिल रहे हैं उसी कहानीकश के कारीगर से, जिनकी कलम से निकले लफ्ज न सिर्फ किताबों में बल्कि आवाजों की दुनिया में भी लोगों के दिलों तक जा पहुँचे हैं। दिव्य प्रकाश दुबे हिंदी साहित्य के नए युग के एक ऐसे शिल्पकार हैं जो 7 बेस्ट सेलर किताबें जैसे शर्तें लागू, मसाला चाय और मुसाफिर कैफे लिख चुके हैं। ऑडिबल के पिया मिलन चौक और दिल लोकल जैसे शोज ने उनकी आवाज का जादू बिखेरा है। मणिरत्नम की फिल्में PS1, PS2 और इम्तियाज अली के वेब सीरीज डॉक्टर अरोरा के डायलॉग्स इन्हीं की कलम से निकले हैं। उनकी लिखावट का स्टाइल एक नए हिंदी फ्यूजन का सफर है जिसे आज का यूथ बहुत शिद्दत से अपनाए हुए है। तो आज बॉक्स FM के खास शो पर हम स्वागत करते हैं हिंदी के नए अध्याय के राही दिव्य प्रकाश दुबे को। दिव्य जी, बॉक्स FM पर आपका दिल से स्वागत है। दिल की रूह से बहुत बहुत आपका अभिनंदन। लखनऊ अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शहर है। मैं डेविस कप की कमेंट्री के दौरान गया था, क्रिकेट की कमेंट्री के दौरान। इतना बढ़िया उनका स्लोगन लगा, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं, मुझे लगता है कि मुस्कुराइए की जगह उसमें ये हो जाए कि साहित्य का जन्म स्थल यूपी। एक से बढ़ के एक साहित्यकार इलाहाबाद है, बनारस है, लखनऊ। इसकी माटी में ऐसा क्या है? मुझे लगता है वहाँ पे लखनऊ में या जो वो बेल्ट है वहाँ पे बहुत सारे साहित्यकार जो हुए, और लगभग अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे कॉन्टेम्पररी थे एक दूसरे के। क्योंकि जब एक जनरेशन जब उठती है ना तो केवल एक नहीं उठता व्यक्ति, और साथ ही पूरा ग्रुप उठ के आता है। चाहे वो थिएटर कर रहे हो, चाहे वो नाटक लिख रहे हो, चाहे वो फिल्मों की तरफ जा रहे हो, या वो किताबों में लिख रहे हो। जैसे कई सारी मैगजीन अभी भी वहां से निकलती हैं, तो एक माहौल बनता रहता है। मुझे जो लगा ना कि लखनऊ थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव था शहर, और इलाहाबाद में भी। मैं एक कहानी में दूसरी, अब जो प्रयागराज हो गया, एक रिसर्च कर रहा था, तो जैसे उस समय के जो कई सारे कॉमरेड और जो जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होते थे उससे पहले में जब वो माहौल बदल रहा था ना, तो वहां पे बहुत सारे जैसे सीक्रेट मीटिंग्स होते थे रात में। कई सारे लोग मिलते हैं कि हमें दुनिया बदलनी है, हमें क्रांति लानी है। और अगर आप देखेंगे पूरी बेल्ट, मैं शाहजहांपुर में भी कुछ समय रहा हूँ जहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, और तो एक शहर जो क्या है ना, एक लेगेसी देता है। तो आपको लगता है कि अब हम क्या करें, अब तो देश आजाद हो गया, उसके बाद अब क्या कर सकते हैं। तो आप जो पहला रिवोल्ट है वो राइटिंग थी कि भाई ये हमें दिख रहा है और ये सही नहीं है या ये सही है। तो आप जो वो करते हैं, और वो पैरेलल कई सारे लोग तैयार हो रहे थे उसमें, और इस वजह से वो ऐसा माहौल बना कि कई सारे लोग निकल के आए और एक साथ, अगर आप देखेंगे, वो एक दूसरे को पढ़ रहे थे। मैं पुरानी इंटरव्यूज की किताबें पढ़ता हूँ जो उस समय के लेखकों ने दी है, वो सब लोग एक दूसरे को पढ़ के फीडबैक देते थे, उड़ा देते थे, कहानियां मिलते थे। तो बल्कि एक मनोहर श्याम जोशी जी की एक किताब है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ लखनऊ पे उन्होंने लिखा था। तो वहां पे वो मिलते थे और 4 लोग मिलके सुनाते थे, और वहाँ भगवती चरण वर्मा को असिस्ट भी करते थे एक समय पे। तो वो लोग तारीफ करते थे, कोई बुराई करता था। तो ये इस वजह से शायद वो माहौल एक से तो बनता नहीं है। तो बहुत सारे लोग वो जो एक 77 के बाद से, जब इमरजेंसी के बाद से एक माहौल बना ना, तो एक इन जनरल जो राइटिंग मोस्टली लोग जो मुझे लगता है इनिशियली आते हैं, एक रेबल होता है इनके अंदर, एक रिवोल्ट होता है, चाहे अपने परिवार के विरुद्ध हो, चाहे वो समाज के विरुद्ध हो, चाहे वो जो चीज गलत देख रहे हैं उसके विरुद्ध हो। तो इस वजह से वो शायद वहां से लोग आए, क्योंकि माहौल वैसा मिला। और लाइफ देखिए अगर आप ना यूपी में, तो अपॉर्चुनिटी कोई बहुत ऐसी थी नहीं, बहुत रफ है ना। देखिए यूपी बिहार में हम लोगों को जब पढ़ लेते हैं तो हमें वो अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो हमेशा एक नॉस्टैल्जिया भी अटैच हो जाता है कि हमें नौकरी, इंजीनियरिंग कर लिया आपने, तो नौकरी करने के लिए बैंगलोर जाना पड़ेगा, या पुणे जाना पड़ेगा, या बाहर जाना पड़ेगा, या एक लेवल के बाद 2 4 5 कॉलेज आप हटा दीजिए तो सारे लोग पढ़ने तो बाहर ही जाते हैं ना वहाँ से। तो मतलब पहले तो इसका बहुत असर रहता है। आई थिंक वो जो एक बेचैनी रहती है ना अपने व्यवस्था ना होने के लिए। जैसे मैं हमेशा रहना चाहता हूँ कि अगर मैं क्यों नहीं लखनऊ में रह के पढ़ पाया, या मैं क्यों नहीं वहाँ पे रह के आगे कर पाया, या जो बनारस में मैं पैदा हुआ। तो क्योंकि एक समय के बाद शहर जो है आपके सपने से छोटा होने लगता है, तो आपको इस वजह से छोड़ना पड़ता है। वही बेचैनी शायद इटर्नल है, शायद आज से 30 साल पहले जो लोग लिख रहे थे उसमें थी, 50 साल पहले लिख रहे थे उसमें थी। बनारस में तो देखिए धूमिल वगैरह है, वो उस समय संसद से सड़क देख रहे थे, वो दुनिया देख रहे थे, जान रहे थे, और वो नारे की तरह कविताएं लिख रहे थे, सूक्तियों की तरह कविताएं लिख रहे थे। तो वो शायद बेचैनी हम लोग उधार लेते हैं ना। हर जो लेखक नया पैदा हो रहा होता है
वो एक तरीके से पुराने वाले लेखक के परिवार में पैदा हो रहा होता है। हम लोग सब एक परिवार के हिस्से हैं, तो वहाँ पे हमें पता है कि हमारे दादाजी के दादाजी ने ये किया है, और वो उसके लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है। तो इस वजह से वो आफ्टर इफेक्ट में बहुत सारे लोग आते गए, और समय कितना भी बदल जाए कुछ चीजें नहीं बदलती। हमेशा ऐसा रहता है समाज में कि हम नए तरीके से उसको देख पाए, इसी वजह से ऐसा होगा शायद। आपका लेखन इतना सरल है दिव्य प्रकाश जी, क्या आप भी इतने ही सरल व्यक्तित्व के हैं जो आपके लेखन में झलकता है? जैसे क्या होता है एक फिल्मी दुनिया में, या जैसे ना हर पर्सनालिटी जो पब्लिक में होती है जो, तो उसके दो वर्जन होते हैं, एक ऑन स्क्रीन होता है, एक ऑफ स्क्रीन होता है, एक ऑन कैमरा होता है, एक ऑफ कैमरा होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो मैं व्यक्ति ऑन स्क्रीन हूँ या ऑन कैमरा या जो बातचीत के समय हूँ, वैसे ही मैं ऑफलाइन भी रहूं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग, हर व्यक्ति अपने आप में अकेला व्यक्ति तो होता नहीं, उसके अंदर एक किराएदार भी है, उसके अंदर एक मकान मालिक भी है, उसके अंदर एक दोस्त भी है, उसके अंदर एक भाई भी है, उसके अंदर एक कलीग भी है, उसके अंदर एक राइटर भी है शायद मेरे केस में। तो हम लोग जब अलग अलग दिन भर में 24 घंटे में अलग अलग टच पॉइंट्स पे रहते हैं, तो हमारा बिहेवियर उस हिसाब से बदलता रहता है, हमारा रिएक्शन उस हिसाब से बदलता रहता है। तो कोशिश यही रहती है कि एज अ पर्सन जो उसके बीच में एक इन सारे किरदारों को जो व्यक्ति निभा रहा है वो एक रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसीलिए कई बार होता है कि आपको जब जिनको आप एडमायर करते हैं बहुत, और जिनको आप तारीफ करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी किताब की कोई तारीफ करता है, उसने 6 साल पहले या 2 साल पहले, 2 महीने पहले या कल रात में पढ़ी पहली बार मेरी कोई किताब। अब मैंने, जैसे मान लीजिए किसी ने मुसाफिर कहते कल रात में पढ़ी, खत्म की, और सुबह मेरे को 4 बजे का एक मैसेज पढ़ाएगी, मेरे को रोना आया, हंसना आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये किताब मैंने 8 साल पहले लिखी थी। अब 8 साल पहले जो दिव्य प्रकाश था वो व्यक्ति अलग था। अब 8 साल बाद एज अ पर्सन मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं वही व्यक्ति हूँ तो मैं आगे ग्रो नहीं कर रहा हूँ। हम सारे लोग तो वर्क इन प्रोग्रेस ही। तो वो आता है तो वो मैं समझता हूँ कि उनको कोई बात टच की, लेकिन कई बार मुझे लगता है ना, जिनकी ये तारीफ कर रहे हैं, जिस दिव्य प्रकाश की, जिस लेखक की, वो दिव्य प्रकाश अब बदल चुका है, अब तो वो है ही नहीं। तो कोशिश रहती है कि हाँ मैं वैसे ही बिहेव कर पाऊँ जैसे मैं करता रहा हूँ, या जैसे होना चाहिए व्यवहार में। और रही बात सहज की, तो सहज बड़ा फिलोसॉफिकल टर्म है, क्योंकि कई बार आप ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि आप सहज नहीं रह पाते। लेकिन एक चीज मुझे घर पे हमेशा बचपन में सिखाई गई कि जैसे क्या होता है ना कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हरदोई, शाहजहांपुर और इन सब शहरों में, बरेली और मुरादाबाद में जब पढ़ रहे थे, तो मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे। तो कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई घर पे आया और उनका मिलने का मन नहीं है ना, तो होता था कि ना कोई आया, घंटी बजाई उसने, पहले तो मोबाइल थे नहीं कि पूछ के कोई आए, तो आप संडे को छुट्टी पे और आपका मन नहीं है मिलने का मान लीजिए किसी से, तो नॉर्मली एक घंटी बजी, बच्चे ने दरवाजा खोला, तो लोग, हमारी कॉलोनी में ऐसा होता था कि लोग बोल देते थे कि बोल दो पापा नहीं है ना, या बोल दो कि ये नहीं है। तो जैसे मेरे साथ क्या होता था कि मैं अपनी मम्मी को हमेशा बोलता था, मैंने कहा देखो अगर ऐसा है तो मुझे मत भेजा करो, मैं नहीं बोल पाऊंगा, है ना, तुम्हें किसी और से बोल दो, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अब वो पता नहीं कैसे वैल्यू आ गई, है ना। और वो ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने फिर बाद में कभी लाइफ में झूठ नहीं बोले, लेकिन वो पता नहीं कैसे बैठ गया, क्योंकि मुझे लगा अगर है या फिर अगर नहीं भी मिलना है तो ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप मिलके 1 मिनट बोल दीजिए कि आप बाद में आ जाइएगा, है ना। तो वो शायद, और हम लोग देखते थे कॉलोनी में, ऐसा पता चला कि हम किसी के घर खेलने गए और वहां पे अंदर से किसी ने बोला अरे जाओ बोल दो कि वो नहीं है। अब और ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे जस्ट पड़ोस में कोई जेल सुपरिटेंडेंट रहते थे, वो दिन भर बेचारे बहुत बिजी रहते थे, पुलिस की नौकरी वैसे भी बहुत ही डिमांडिंग होती है, हम लोग बहुत वन साइडेड देखते हैं पुलिस वालों को फिल्मों में, तो वो बेचारे थके होंगे, रात भर की जगह लौटे, हम नहीं माने थके हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सहज नहीं है व्यक्ति, वो उसकी भी तो एक मजबूरी है ना, कि वो थोड़ा घुमा के मैंने जवाब दिया। मेरी कोशिश यही है मैं सहज रहूं, या जैसा मैं हूं वैसा रहूं, और यही मैं निभाने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन कई बार बहुत जोर पड़ता है तो फिर बदलना भी पड़ता है अपने आप को, जो कि जो पाठक है या जो रीडर है या जो फैन है या जो दोस्त हैं, वो भी ये समझते हैं आपको कि हाँ आप हमेशा वैसे सहज नहीं रह सकते। लेकिन हाँ कोशिश यही है, कोशिश ही कर रहे हैं, और कोशिश के अलावा कर क्या सकता है आदमी। दिव्य प्रकाश जी, आपकी आवाज में जो एक रूह में जो सादगी और ईमानदारी है ना, वो सीधे दिल में उतरती है, इसलिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं। आप तो सीधा कह सकते थे कि पापा कह रहे हैं वो घर पे नहीं है, मैं नहीं जानता। वो भी मैंने किया है 1-2 बार। बीटेक है ना, उसके बाद सिम्बियोसिस मैनेजमेंट, टॉप एमएनसी, एक अंग्रेजी पीढ़ी जो टेक्नोक्रेट होती है, उनको हिंदी बोलने में ही शर्म आती है। सो उत्तर प्रदेश की पैदाइश होने के कारण यह हिंदी अंदर कहीं आपके भीतर मौजूद थी कि जो आपने लिखना शुरू किया
इंग्लिश में शुरू किया? हुआ क्या कि जब थर्ड में मैं आया हरदोई में, उस समय वाला दौर था कि जब आप इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे स्कूल में तो फाइन लगेगा, है ना। जी। और हम लोगों के घर में जो माहौल था, जैसे मेरे माताजी और पिताजी घर में भोजपुरी में बात करते हैं, तो हिंदी जो है वो हमारी पहली अंग्रेजी है, और अंग्रेजी तो हमारे लिए बहुत दूर की चीज है। जी। तो भोजपुरी और फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी थी, तो घर पे माहौल ये था, तो वहां पे मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर इन्होंने मेरे को क्या किया, वो संस्कृत वाले जो होते हैं शिशु मंदिर, उसमें डाल दिया। वहां पे एक्सट्रीम कंडीशन थी कि खाने से पहले आपको भोजन मंत्र पढ़ना है। अब वो मेरे लिए अलग एक्सट्रीम हो गया। लेकिन हुआ क्या कि फिर बीच में एक स्कूल ऐसा मिला वहाँ पे, बाल विहार नाम का। तो वहां पे क्या था कि वो पढ़ाते हिंदी में थे, लेकिन जो मैथ्स के नंबर थे वो इंग्लिश में लिखते थे, मतलब जो अंग्रेजी तरीका है लिखने का। वरना हिंदी मीडियम स्कूलों में नंबर भी वो हिंदी में लिखते, वैसा जो होता है ना, जो अलग बनते हैं वैसे। तो मुझे समझ ही नहीं आता था, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ के गया था, और मेरे 4 स्कूल बदल दिए गए इसी में कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो वो चूंकि जो दोस्त थे, जो जिस दुनिया से वो लोग आते थे, फिर शाहजहांपुर जब मैं पहुंचा तो मेरी जो दुनिया थी वो हिंदी मीडियम वाली थी। अगर आप देखेंगे बीटेक में भी जो हमारे दोस्त थे, वो जब नौकरी करने जाते हैं तो प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में देते हैं, वो क्लाइंट को प्रेजेंट इंग्लिश में करते हैं। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है और वो चाय की दुकान पे आते हैं, तो वो ऐसी बात करते हैं जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो वो भी एक ओढ़ा हुआ व्यवहार मुझे लगता था। और लेकिन जब आप चाय की दुकान पे दोस्तों से बात कर रहे हैं या इनसे जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एकदम से कोई दोस्त आपका बोलता था, अरे यार बॉस ने दिमाग का दही कर दिया। क्या बात तो ये भाषा मुझे बड़ी सहज लगी। मैंने कहा यार ये तो क्या सही है, एक जो पढ़ने वाली लिखने वाली जो हिंदी है और एक जो बोलने वाली हिंदी है वो अलग है। मैंने कहा कि मैं जो कम्युनिकेट करूंगा मैं ऐसे ही करूंगा जैसे मैं अपने किसी दोस्त से अपने कॉलेज की कैंटीन में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम फ्री हैं, जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, जहाँ पे हम कुछ भी बोल सकते हैं। और कुछ भी जब आप बोल सकते हैं तो उससे एक बड़ी अच्छी चीज पैदा होती है, अंतरंगता, इंटीमेसी। जैसे ही विदेश जाते हैं तो हम सोचते हैं कोई हमारे जैसा बोलने वाला ही मिल जाए, है ना। और तो वो जो है मुझे लगा मैं वैसे लिखूंगा, तो इसीलिए वो इंग्लिश भी उसको कहना, मतलब क्योंकि ऐसा इंग्लिश कोई ऐसा पर्पस नहीं था मेरा कि इंग्लिश में लिखना है। वो जैसी भाषा सहज और हिंदी इतनी विशाल है कि वो सब कुछ अपने में समा लेती है, तो वो इंग्लिश नहीं बल्कि वो हिंदी हो जाती है एक तरीके से, जैसे जो मुझे अब लगता है इतने साल बाद। हमारे यहाँ ना एक जनता स्टोर है जहाँ अक्सर सारे कलाकार मिलके बैठते हैं, थिएटर वाले आर्टिस्ट, शायर, सब लोग, और वो अलग अलग डिस्कशंस करते हैं, वहाँ से अलग अलग कहानियाँ निकल के आती है। ऐसे ही मुझे मुसाफिर कैफे का टाइटल पढ़ के भी कुछ लगा कि ये कुछ ऐसा ही है कि कुछ यहाँ पे स्टोरीज होती होगी, कुछ बातचीत चलती होगी। इसमें 2 युवा लोगों की कहानी है, जो कपल की स्टोरी है। मैं जानना चाहती हूँ आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्योंकि ये आज की सच्चाई है। जो एक स्त्री जो बहुत आधुनिक है, स्वतंत्र है, आपने 2016 में ये लिखी थी और अब वो ट्रेंड समझ लीजिए जो है। तो ये इंस्पिरेशन आपको उस समय कैसे आया? तो अगर आप देखेंगे उसके जो हीरो हीरोइन है, जो उसके प्रोटैगनिस्ट हैं, वो चाहे वो चंदर है, हम सारे लोग ना जीवन में कभी ना कभी अटका हुआ महसूस करते हैं कि यार हमारे हिसाब से तो ये नहीं चल रही है लाइफ, है ना। हम सारे लोगों को कभी ना कभी लगता है, हम जो भी कर रहे हैं, हम सारे लोगों के पास लाइफ को लेके एक बैकअप प्लान है कि ये नहीं वर्क करेगा तो हम क्या करेंगे। हम सब लोगों को पता है कि आज अगर मेरे पास अथाह पैसा हो जाए, अथाह रिसोर्सेज हो जाए, तो हम क्या करेंगे सही में, हम या क्या करना चाहते हैं। हम सारे लोग अटके हुए हैं ना कहीं बीच में, हम सफर में है ना, कहीं पहुंचे नहीं। तो नॉर्मली जीवन में क्या होता है कि जैसे मैं उस समय सोचता था 2016 में कि हम अटके हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अटके हुए हैं, तो हम तो नहीं वो जंप ले पा रहे, लेकिन क्या मेरा कैरेक्टर वो ले सकता है। क्योंकि कहानियां जो होती हैं, एसेंशियली कहानियां जरूरी नहीं है कि वो सच हो। कहानियों के लिए ज्यादा जरूरी ये है कि वो सच हो सकती हैं। जो सच हो सकती है वो ज्यादा बड़ी बात होती है। तो मुझे लगा कि जब मैं तो नहीं कर पा रहा तो ये कैरेक्टर ले रहा है, तो वो जो जंप लिया, या जैसे उसमें जो लड़की भी है सुधा जो है, वो इंडिपेंडेंट है, ये उसकी वजह ये है क्योंकि मैं जिस दुनिया से बाद में जहाँ पे मैंने पढ़ाई की, जब मैंने काम किया, तो जो हमारे दोस्त थे, जो मेरी बहन थी, वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव दुनिया के लोग थे। तो मैं वैसे ही लोगों को जानता था, और मुझे ये जब लिखने के बाद ये चीज बहुत साल बाद समझ में आई कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो इंडिपेंडेंट वुमेन है, ये अपने आप में बहुत बड़े हिंदुस्तान के तबके के लिए फैंटेसी है इंडिपेंडेंट वुमेन होना। हमें कोई 24 साल में ही बोलने लगता है ना कि जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, बहुत सारे देश के हिस्से अभी भी ऐसे हैं कि अरे अब शादी की उम्र हो गई, शादी की उम्र हो गई। लड़कियों ने एक पॉइंट के बाद बोला कि रिवोल्ट कर दिया कि नहीं भाई, हमें अपने हिसाब से 1-2 साल जीने दीजिए आप,
हम ले लेंगे वो फैसला ना, हमें जिसके साथ रहना है। वो विजडम जो यंग यूथ जो आया, जो नया नेक्स्ट जनरेशन ऑफ यूथ आया, जैसे हमारी जो जनरेशन थी, आई थिंक आखिरी जनरेशन जो थी कि जिनके पिताजी माताजी ने कुछ बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, उसके जस्ट बाद जो जनरेशन आई उसने कहा आप समझाओ मत हमें, लेट अस फेल, हमें फेल होके डिसाइड करने दो कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और वो बात शायद थोड़ा अहेड ऑफ द टाइम मेरे को चमक गई, ये बात है। तो इसलिए मैंने वो जब लिखा तो मैं एक्चुअली अपने फ्री होने के हिसाब से वो किताब लिख रहा था कि यार मैं अगर फ्री होता तो मैं क्या करता। मेरी फैंटेसी थी एक कैफे खोलेंगे, दिन भर पराठे खाएंगे, चाय पियेंगे, जबकि मुझे मालूम है कि कैफे चलाना कोई आसान बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो मेरी जो फैंटेसी थी, वो जो इंस्पिरेशन है, वो शायद अपनी लाइफ की बोर्डम से आई थी कि यार ऐसे कुछ हो नहीं रहा है। अब जब सोने जाते हैं ना रात में, तो आप रोज ये ख्याल आता है कि यार यही था क्या, हम इसी के लिए कर रहे थे क्या, आपने अच्छी जगह से एमबीए भी कर लिया, आप अच्छी जगह नौकरी भी कर रहे हैं, आपकी सैलरी भी अच्छी है, यही सब था क्या, यही मीनिंग ऑफ लाइफ था क्या। तो वो मुझे हिट किया 30-32 साल की उम्र में, तो वो शायद इस वजह से वो डीप डाउन वो कहानी बनी। और फिर आपका अगर जो सच होता है और वो सही में सच है, तो वो पूरी दुनिया का सच हो जाता है, जो किताब के साथ हुआ। क्या बात तो है, यही वजह है। क्या बात है। भटकना मंजिल की पहली आहट है, कोई सही से भटकने तो बहुत कुछ पा जाता है। मतलब भटकने में भी मंजिल पा ली आपने। जी बस सर यही है, बहुत गलती से वो तुक्का लग गया, क्या बताएं। आपके तुक्के इतने सटीक होते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ना पोस्टर बॉय है नई वाली हिंदी का, पुरानी वाली हिंदी का नहीं, नई वाली हिंदी का। खैर लोग हमसे मुखातिब होने लगे हैं। एक सरप्राइज पैक, मुझे बहुत खुशी होती है ना जब कोई एक ही कौम के लोग, कौम के मीन्स कि जैसे आप लेखक हैं और कोई लेखक आप से जुड़ के अपने मन की बात कहे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो पहला संदेश हम आपको सुनाना चाहेंगे, थोड़ा सा गौर फरमाइए। हेलो, मैं अनामिका जोशी और बॉक्स एफएम के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दिव्य प्रकाश दुबे जी के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि बहुत कम ऑथर्स हैं जिनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, और ये उनमें से एक है। शुरुआत मैंने अक्टूबर जंक्शन से की थी, फिर मुसाफिर कैफे, शर्तें लागू, आको बाको। मतलब इतनी सरल हिंदी है कि आपको हिंदी भाषा से प्रेम हो जाता है, इनके कैरेक्टर्स से प्रेम हो जाता है। और ना सिर्फ ये लिखते हैं पर ये रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी एज ए लैंग्वेज ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो अलग अलग जाकर अलग अलग मंचों पर जिस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है इस वक्त में, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उस तरह से पहुँचे कि उनको प्यार हो जाए और आगे वो खुद एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर्ड हो जाए। तो वो मुझे इनकी लेखनी में दिखता है, और मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ इनकी आगे आने वाली किताबों का। जब मिलते हैं तो इनकी सोच और इनकी लेखनी दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन है वो भी महसूस होता है। बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं ये लाइफ के। तो बहुत बहुत बधाई कि ऐसे गेस्ट्स को आप लाते हैं बॉक्स एफएम पर और हम लोगों को सुनने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। अरे वाह, मतलब अनामिका का ये सरप्राइज था मेरे लिए कि अनामिका ने इतनी तारीफ की है। नॉर्मली नहीं करती है अनामिका तारीफ। नहीं, और बड़ी ईमानदारी से की। हमने पूरा 1 घंटे का शो किया था उनके साथ, तो बहुत कंजूस हैं वो तारीफ के मामले में। जी जी। तो जो ये डिजिटल लेखक होने में एक अलग, मतलब पहले कहते हैं ना कागज में लिखने का पेन से एक अलग अंदाज होता था, और अब जब डिजिटली आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस होते होंगे कि यार इसको दूसरे लोग पढ़ रहे हैं। एक होता है स्वांत सुखाए के लिए लिखना, एक होता है प्रोफेशनली अगर पब्लिशर ने कहा कि नहीं आपको एक किताब तो देनी है, 2 साल हो गए आपने किताब ही नहीं दी है तो कुछ लिखना है, और एक दिल भटक रहा है और अचानक उसको लिखने को मिल जाए और लिख डाला। तो आपकी लेखन के पीछे क्या चलता है? मैं जैसे नॉर्मली जो कहानियां लिखता हूँ लैपटॉप पे ही सीधे लिखता हूँ, सीधे लाइव। इनफैक्ट एक आध ऑडियो शो के लिए मैंने बोल के भी टाइप किया है, जो क्योंकि बोलने वाली कहानी थी तो अब बोल के भी बहुत इजीली गूगल में वो हो जाता है, वो है। लेकिन अभी इधर पिछले 1-1.5 साल 2 साल से इधर कोरोना के बाद से एक चेंज आया मेरे अंदर कि मैं अब जब नोट्स बनाता हूँ तो मैं अपना इंक पेन यूज करता हूँ, और इंक पेन में मैं थोड़ी इंक डालता हूँ ताकि हर तीसरे चौथे दिन मुझे दोबारा इंक डालने वो जो प्रोसेस है ना कि आप पेन लेते हैं, उसको डिबोते हैं, फिर उसमें उसको पेन साफ करते हैं,
वो जो पूरी प्रोसेस है वो इतना मेडिटेटिव है कि आप जब लिखने बैठते हैं अपना एंट्री करने के लिए डायरी में या किसी कॉपी में क्या करना है, वो तब तक आपका मूड सेट कर देता है वो जो पूरी प्रोसेस है। तो मैं फिर से आई एम गोइंग बैक टू बेसिक्स। इनफैक्ट मैंने बीच में एक राइटर है उनसे पूछा भी, वो तो सॉफ्टवेयर पे लिखते थे भी, जो नॉवल लिखने के सॉफ्टवेयर आते हैं जी। तो उन्होंने ये बताया मुझे कि उन्होंने एक पूरी किताब अभी पेन से लिखी, कागज पे, और उन्होंने बताया कि जब उसको उन्होंने रफ से फेयर किया और जो फेयर करके जब उस पर लिखा और जो चेंज आया वर्सेस जो उन्होंने सॉफ्टवेयर से लिखा था, दोनों का टाइम लगभग बराबर है। दोनों बिल्कुल सिमिलर उनको समय लगा किताब पूरी करने में, जो कि बड़ी कमाल की बात है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे अब तो इसमें एडिट जल्दी हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन कई बार कागज पे जब आप लिखते हैं, अभी भी जैसे मैं अभी भी सारे कहानी का जो मेन जो खाका है वो नॉर्मल स्क्रिबल करके बनाता हूँ, तब मैं लैपटॉप पे जाता हूँ, और कई बार लैपटॉप पे लिखते लिखते भी वो कहानी के अलग अलग हिस्से आपको चमकते हैं। लेकिन वो मुझे लगता है एक बहुत बैलेंस है, आप एक चीज को छोड़ नहीं पाएंगे कभी भी। जैसे सामने वो जो महक है स्याही की जो आती है जो कागज पे, वो काफी अच्छा है। दूसरी बात जो अब एक्चुअल सवाल जो है कि एक जो प्रेशर है कि आप 2 साल हो गए हैं, तो मेरे पब्लिशर जो है वो ऐसा प्रेशर नहीं देते। मैंने अपने आप को दे रखा है कि साल में एक आध किताब हर बार लेके आ पाए। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप एक किताब टारगेट करते हैं तो वो 1.5 साल एक तो लग जाता है एक टारगेट करने के बाद भी। दूसरे, आप अपने भी तो डिसिप्लिन रहते हैं ना कि आपको ये करना है, आप मूड पे नहीं ड्रिवन। जैसे मैं पहले मूड के हिसाब से लिखता था या केवल वीकेंड पे लिखता था, अब मैं जैसे संडे को कुछ नहीं लिखता। अब मैं 6 दिन, जैसे वर्किंग लोग ऑपरेट करते हैं मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, तो मैं 6 दिन वैसे ऑपरेट करता हूँ। एक्चुअल वर्ड्स मैं भले ना लिखूं, लेकिन मैं उतनी देर बैठता हूँ, उतनी देर सोचता हूँ, उतनी देर कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है। तो मैं जो मूड एग्नोस्टिक हो गई है अब राइटिंग, जो पहले नहीं थी। अब मेरा मूड अच्छा है खराब है, लेकिन मैं 10 से 12 बैठता हूँ तो मैं 10 से 12 बैठता हूँ। उस समय चाहे आग लग जाए, प्रलय आ जाए, जो भी हो जाए। लेकिन क्योंकि अगर आप जैसे नॉर्मली तेंदुलकर भी क्रिकेट जब खेलते थे और अभी भी खेलते हैं, जब वो खेलते थे तो वो जो उनकी प्रैक्टिस है डेली की, या जैसे कोई तबला बजाता है या कोई सितार बजाता है, तो राइटिंग भी अपने आप में एक प्रैक्टिस मांगती है ना। हम जो कुछ लिखते हैं, जो इस जनरेशन की ट्रेजेडी क्या है, जैसे मैं बहुत बार, मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है देखे कि लोग फेसबुक पे जो लिखते हैं या सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं, तो जब 1 साल लिखते रहते हैं फिर वो सोचते हैं वो जो लिखा था उन्होंने फेसबुक पे उसकी एक किताब आ जाए। जबकि बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि जो वो रफ वर्क है हमारा, हमें जो ऑडियंस है जो किताब आपकी खरीदेगा उसको हमेशा नई चीज चाहिए होती है। अगर आप रफ को भी फेयर की तरह बेचने लगेंगे तो फिर वो चीज सही नहीं बैठेगी। इसीलिए जो हम 10 पेज जब बाहर आते हैं उससे पहले वो 5 पेज उसके डिलीट भी हो चुके होते हैं, या आप लिख के जानते हैं कि ऐसे एक्सप्रेस हो सकता है। तो मुझे यही लगता है कि आपकी अपनी जो खुद से एक होता है ना कि मैं 1 साल में एक नई कहानी ढूंढ पाऊं, और मुझे बड़ी खुशी ये होती है कि जैसे वो एक है भी ना सेइंग कि कोयल इसलिए नहीं गाती है ना क्योंकि उसकी आवाज अच्छी है, वो इसलिए गाती है क्योंकि उसके पास एक गीत है। तो आप भी इस साल भर में एक नया गीत ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने अंदर से, आसपास से, और एक चीज आपको लगती है और आपको गीत जब मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है कि अरे यार मुझे पता चल गया ना। जैसे व्हाट्सएप पे जोक आता है और आप 10 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं या कोई मीम फॉरवर्ड करते हैं, तो आपको कोई मीम बहुत अच्छा लगता है और आपको एग्जैक्टली पता होता है कि यार ये मैं फलाने वाले दोस्त को भेजूंगा, उसको अच्छा लगेगा। तो वो जो चीज है आपको जब अच्छी लगती है तो आप दूसरे लोगों से शेयर करना चाहते हैं। तो कहानी लिखना भी वैसे ही है कि आपको एक अच्छी चीज पता चली और आप वो दूसरे लोगों से शेयर करना चाहते हैं। क्या बात तो है, वो मैं अपने प्रिपरेशन में मैं इतना गजब संयोग है। सचिन तेंदुलकर से मेरा प्रश्न था कि जब आप खेलते हैं तो एक तो देश के लिए खेलते हैं, एक खुद के लिए भी खेलते हैं क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, आपको क्रिकेट खेलना, एक दर्शकों के लिए भी खेलना पड़ता है कि दर्शक चाह रहे हैं 6 यस। नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज रियलाइज हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी लोग ग्रेट हुए हैं ना, मतलब जो लोग भी महान हुए हैं, वो इसलिए केवल कभी मतलब किसी भी खेल में वो ये लूज नहीं करते। इनफैक्ट जो बहुत महान खिलाड़ी हैं और वर्सेस जो महान नहीं हो पाए खिलाड़ी, अगर उनमें आप देखेंगे एक चीज, जो महान खिलाड़ी है ना वो एक बहुत लॉन्ग टर्म चीज के खेल में होते हैं। वो केवल इस तरफ से छक्के की आवाज आ रही है इसलिए कभी छक्का नहीं मारेंगे, वो ये देखेंगे कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, और अब यही उनको चीज महान बनाती है। कोई भी देखिए, एक लखनऊ में हमारे बहुत अच्छे मेंटर भी हैं मेरे, मनीष शुक्ला जी बहुत अच्छी शायरी करते हैं, तो उन्होंने बड़ी सही बात मेरे को बोली थी कि यार मान लो गिटार ट्रेंड में है, सब गिटार बजा रहे हैं आजकल, गिटार ट्रेंड में, लेकिन हमें तो तबला बजाना आता है, तो हम ट्रेंड के चक्कर में गिटार थोड़ी ना सीख लेंगे हमें तो तबला ही बजाना आता है। बात है, क्या बात है। ये था ना दिव्य प्रकाश दुबे का हेलीकॉप्टर शॉट,
महेंद्र सिंह धोनी ने जो इजाद किया था। आपके टाइटल्स भी हेलीकॉप्टर शॉट की तरह हैं, उन पर अलग से चर्चा करेंगे। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न था, मुझे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे थे कि भाई आपको म्यूजिकल ब्रेक लेना। मैंने कहा नहीं लूँगा, इतने अच्छे आदमी से बात कर रहा हूँ, नौकरी ले ले भले ही मेरी। लेकिन एक कॉलर जरूर कह रही हैं कि नहीं भाई मुंबई की बात की थी आपने, तो मुझे तो आप बात करने दीजिए। हेलो जी। हेलो, नमस्ते दिव्य प्रकाश जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना लिखते हैं और लोगों को अच्छा पढ़ने को मिलता है। मुंबई में आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी किताबें, इतना कुछ आप अच्छा लिखते हैं, तो एक मकाम पे पहुंचने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत आपसे बढ़ जाती हैं। दे लुक फॉरवर्ड टू यू कि भाई अब अगला क्या आएगा। तो क्या आपने कभी कभी वो प्रेशर महसूस किया है कि आई हैव टू मेंटेन दिस? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये कोरोना से पहले एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने अपने आप को सीरियसली ले लिया था कि मैंने तो 4 किताबें लिख ली हैं। लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई जो मुझे समझ में आया अपने बारे में कि जैसे ना मैं जब क्रिकेट जब देखा करता था तो मुझे जब सहवाग का ना एक चीज बड़ी सही लगी थी कि पिछले मैच में चाहे उन्होंने 99 रन बनाए हैं, चाहे वो 199 रन बनाए या 6 रन बनाए, जब अगले मैच में वो बैटिंग करने आते थे ना तो ऐसे ही खेलते थे जैसे पिछले मैच में 100 रन बना के गए थे, है ना, 100 रन के आगे खेल रहे हैं। वो प्रेशर नहीं लेते थे। और मुझे सहवाग की बैटिंग की सबसे अच्छी बात यही लगती थी कि वो प्रेशर लेते ही नहीं थे, क्योंकि वो मैच वो दिन अलग है। तो मैं जैसे जब मैं इब्ने बतूती आई थिंक उसके मैंने जो प्रीफेस है उसमें भी ये चीज लिखी है कि मैं जैसे मान लीजिए अगली किताब जो भी लिख रहा हूँ, मैं तो पहली बार वो किताब लिख रहा हूँ और दुनिया भी पहली बार वो किताब पढ़ेगी। तो मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि मैंने किताबें लिखी हैं या इतने ऑडियो शो लिखे हैं। मैं ये मान के लिखता हूँ अब जो भी चीज लिखता हूँ कि ये मेरी पहली किताब है। तो मेरे को ना हमेशा वो घबराहट भी रहती है कि ये मेरी पहली किताब है। जब मैं सेल्स के दिनों में भी काम करता था और टारगेट पूरा हो जाता था तो भी अगले दिन नया टारगेट मिल जाता था, और जिस दिन नहीं भी होता था अगले दिन और टारगेट उतना ही रहता था। हर दिन नई सच्चाई है। तो वो प्रेशर जो है ना वो मैंने लेना छोड़ दिया है, मतलब क्योंकि ये प्रेशर लेके कुछ होता है नहीं, आपका और काम खराब ही होता है जब जो चीज होनी है जैसे होनी है। और ये रियलाइजेशन में टाइम लगा मेरे को, लेकिन अब ये है कि मैं कोई भी किताब जब पहली बार ही लिख रहा हूँ तो वो घबराहट होनी चाहिए, थोड़ा दबाव होना चाहिए। लेकिन ये प्रेशर मैं नहीं लूंगा कि मैं 8 किताब लिख चुका हूँ या 7 किताब लिख चुका हूँ, वो मैंने अपने मन से हटा दिया। मैं वैसी बैटिंग करने आऊंगा जैसे सहवाग में पिछले मैच में 200 रन बनाए थे और अगले मैच में फिर 0 पे आउट भले हो जाए, लेकिन मैं आगे बढ़ के ही खेलूंगा उसको और बिना प्रेशर के उस मैच को उस दिन के हिसाब से डील करूंगा। जो लोग कहते हैं ना कि हिंदी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि पहले हिंदी में लिखने वाले हमारे डिजिटल लेखक दिव्य प्रकाश जी को पढ़े तो उन्हें समझ आएगा कि हिंदी कहीं नहीं गई है, बस नई वाली हिंदी आ गई है एक, जिससे लोग ज्यादा जुड़ पाते हैं। इतने सालों का आपका अनुभव है, वो क्या फंडे हैं वो जिंदगी के, प्लीज हमारे साथ शेयर। अरे इतने सालों का क्या मतलब है? 42 साल की उम्र में इतने फंडे कहाँ से आ गए? 42 तो है ही कम से कम। और मैंने तो गिनना भी 10 के बाद ही शुरू किया था, तो 32 ही है। वाह, आपने 32, मैं तो 36 हूँ। फंडे तो क्या मतलब, मुझे एक चीज जो लगती है ओवरऑल कि चाहे जैसी भी आपकी जिंदगी रही, चाहे जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा हुआ, अल्टीमेटली अगर आपके पास 2-4 दोस्त हैं और कुछ पुरानी बातें हैं करने के लिए तो आप सुखी हैं, आप सुखी हो सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या है ना कि किसी को पता नहीं है ये खेल है क्या कौन काम। जैसे मैंने ही जब शुरू किया था नौकरी करना या इंजीनियरिंग के लिए, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि 10 साल बाद ऐसा होगा। मुझे अगले 10 साल का भी नहीं पता है ना। अगले 10 साल का जब नहीं पता है तो हमारा पर्पस इन जनरल ये होना चाहिए कि जो हमारे हाथ में है आज का दिन, हम उसको मैक्सिमाइज कर लें, उसमें जितने मजे ले सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत ना, जैसे मेरा फिर भी बहुत शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा होगा ना कि कोई मेरा स्कूल का कोई दोस्त आया है या कोई मेरे बचपन का दोस्त आया है, कोई मेरा कलीग है जो बॉम्बे आया है, तो वो मैं अपना करके मैं जाऊंगा, मुझे उसमें भी बहुत मजा आता है कि अरे मैं बात करूं। हम लोग को छोटी छोटी जो खुशियां है ना उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। मैंने देखा कि वो सबसे ज्यादा रिग्रेट आदमी को वही रहता है कि जो छोटी चीजें उसको पोस्टपोन कर देता है, जो हमेशा। इसीलिए अब जैसे मैं संडे को नॉर्मली मेरा फोन मैं बंद रखता हूँ और मैं शेमलेसली अब बंद रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं संडे जब हूँ घर पे तो मैं पूरी तरीके से हम रहें। और ये बड़ी छोटी सी ट्रिक है, उससे क्या, अगर कोई नाराज होता है इस बात से तो वो नाराज होने ही लायक था, उसको पहले ही नाराज कर देना चाहिए आपको। और जो नाराज नहीं होता है वो आपकी बात समझ ही जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। मेरी पत्नी इतनी खुश हो रही होगी ना सुन के कि वो मेरा फोन संडे को तोड़ देगी।
कि यार आपने कम से कम एक आदमी से कुछ तो अच्छा सीखा। नहीं, वाकई बहुत बहुत काबिल तारीफ बात है। हम फिल्म इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, फिल्मों में आपके प्रवेश की भी बात करेंगे लेखक के रूप में। बहुत सारी सवाल हैं, भगत सिंह जी के बारे में भी आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं इमेजिन करने को लेकर, लेकिन चैट बॉक्स कह रहा है पहले मैं दीपिका जी आपके लिए लिख रही हैं कि शाम की सुकून भरी चाय की चुस्की, धूप में ठंडी बहार, बारिश में पकौड़ों की गरम प्लेट और बच्चे के खिलखिलाने सी है आपकी लिखाई। पढ़ के ऐसा ही महसूस होता है इनकी किताबें पढ़ के। अरे बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका। श्रुति जी लिख रही हैं, लव योर राइटिंग, हाउ डू यू डील विद राइटर्स ब्लॉक? आई एम ऑल्सो अ ब्लॉगर, समटाइम्स आई गेट अनइंस्पायर्ड टू राइट। हाँ, तो मतलब ये तो पूरी दुनिया में श्रुति राइटर्स के साथ होता ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, जैसे एक चीज होती है मसल मेमोरी। तो मान लीजिए आप नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टाइम, जैसे मैंने बहुत सिंपल अपना कर रखा है कि जब भी ऐसा होता है ना कि 1 आध दिन, 2 दिन, 5 दिन जब नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं मन कर रहा है लिखने का, नहीं मूड बन रहा है, ना वेब सीरीज देखने का मन कर रहा है, ना फिल्म देखने का मन कर रहा है, तो मैं उसमें एक बड़ी नॉस्टैल्जिक चीज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो पुरानी पढ़ी हुई किताब है ना, जिसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया था एक टाइम पे, तो मैं उन किताबों पे लौटता हूँ। वो नहीं कि कोई नई चीज पढ़े, क्योंकि आप नए के लिए तैयार नहीं है अभी, आपका वो ब्लॉक लगा हुआ है। तो मैं उन पुरानी चीजों को जब लौटता हूँ, तो होता क्या है कि हम जब कोई पुरानी चीज याद कर रहे होते हैं, तो हम एक्चुअल मेमोरी में नहीं जाते, हम उस मेमोरी में जाते हैं जब हमने आखिरी बार उसको याद किया था। तो वो एक अलग दुनिया खोलता है, और शायद वो करते करते, और एक चीज बिल्कुल तय है पूरी दुनिया में, चाहे राइटर्स ब्लॉक सच होता हो या ना होता हो, कि आप कई बार क्या है ना कि एक जो गुदगुदी होती है ना पुराने समय में जाके दोबारा उस दिन को रिवाइज करने की, वो वहीं पर कोई आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है कि जैसे आपने लिखना शुरू ही क्यों किया था। जैसे मैं हमेशा अपने आप से, अपनी जब वर्कशॉप होती है तो उसमें लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आप लिखना क्यों चाहते हैं। हो सकता है कि आप लिख के फेमस होना चाहते हैं, हो सकता है आप लिख के अमीर होना चाहते हैं, हो सकता है आप लिख के अमर होना चाहते हो, वो जो भी वजह, हो सकता है कि आप लिख के किसी डांस रियलिटी शो में जज होना चाहते हो, जो भी होना चाहते हो, वो वजह अगर क्लियर है तो वही आपकी गाइडिंग लाइट है। वो आपको जिंदगी भर जब भी आप कंफ्यूज होंगे तो वो रास्ता दिखाती रहेगी। तो इंस्पिरेशन कई बार सामने जब नहीं दिख रही होती है, इसीलिए होता है ना कि जब हमें कई बार लंबी छलांग लेनी होती है तो थोड़ा पीछे आना होता है। तो जो पीछे आना है वो नेगेटिव नहीं है, वो गलत नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा और पुरानी किताबों पे जाता हूँ जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और वहां से कुछ ना कुछ एक सिरा मिलता है, और डूबते को तिनके का सहारा पकड़ के आप समंदर पार कर लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। सुरेखा दास जी लिख रही हैं, व्हाट हैज बीन द मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट ऑफ योर राइटिंग करियर सो फार? तो सुरेखा जी, मुंबई में एक पृथ्वी थिएटर है, पता नहीं आप, आई एम श्योर आपको आइडिया होगा उसका, और अगर नहीं है तो आप देखिएगा कभी जब आप मुंबई चक्कर लगाएं। तो हुआ क्या कि एक बार मैं पृथ्वी थिएटर में, वहाँ पे प्ले होते हैं, पृथ्वीराज कपूर जी के नाम पे है वो, और वहाँ पे एक किताब की दुकान है और वहाँ पे एक कैफे है। तो वहाँ पे मैं 3-4 दोस्तों के साथ कभी बैठा था ऐसे ही, और हमने पराठे ऑर्डर किए, चाय पी, और ऑर्डर करके जब मैं चल रहा था तो मैंने कार्ड दिया पेमेंट के लिए। तो कार्ड लिया और एक वेटर था, तो उसने जब कार्ड लिया, और कार्ड का जब वो आता है ना, एक आप कस्टमर कॉपी आती है, एक मर्चेंट कॉपी आती है, तो उसने कस्टमर कॉपी दी, और मेरे को देते हुए, कस्टमर कॉपी देते हुए एकदम से बोला कि आपके नाम के एक राइटर भी हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपने पढ़ा है उनको? तो मैंने कहा हाँ। और वो जो लड़का था, अर्जुन नाम था उसका, उसको एज अ राइटर मेरी शक्ल नहीं पता थी, लेकिन वो दिव्य प्रकाश दुबे से ये जान पाया, उसने मसाला चाय पढ़ी थी किताब, मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे एक्टिंग का वो, और मुझे वो बात जो अर्जुन ने, जो वो नाम से पहचाना, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसको ये पता ही नहीं है कि मैं दिव्य प्रकाश हूँ, जो मेरी शक्ल है वो दिव्य प्रकाश है। उसको वो नाम से दिव्य प्रकाश की एक इमेजरी है उसके दिमाग में, और वो सबसे हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा था। आपको उससे पहले हमेशा लगता था कि आप एक, जैसे जब आप किताबें लिखते हैं और खास करके हिंदी में लिखते हैं, और उस समय तो जैसे धीरे धीरे किताबें बढ़ती थी, अब एकदम से चूंकि बहुत लोग जान गए हैं, या एक आपकी एक फॉलोइंग हो जाती है जो आपके किताबें तुरंत पढ़ते हैं, लेकिन उस समय तक ऐसा नहीं था। तो वो सारे लोग जो, आप ऐसा लगता है ना कि जो किताबें लिख रहे हैं वो समुंदर में बोतल में चिट्ठी डाल के भेज रहे हैं, और शायद वो चिट्ठी पहुंच रही है कि शायद वो नहीं पहुंच रही है। उस दिन ऐसा लगा जब उस लड़के ने नाम को पहचाना केवल, तब मुझे लगा कि जो इतने दिन से मैं चिट्ठी डाल रहा हूँ वो कहीं पे पहुंच भी रही है। क्या बात है। रविकांत जी पूछ रहे हैं, हिंदी साहित्य में किन लेखकों से आपको प्रेरणा मिली? तो 2 लेखक हैं जिनका मैं हर किसी को नाम लेता भी हूँ, मेरे फेवरेट हैं। एक तो राही मासूम रजा, उन्होंने तमाम किताबें लिखी, आधा गांव, 375,
कटरा बी आरजू, और महाभारत जो दूरदर्शन पे आता था, जो मैं समय हूँ, जो डायलॉग थे महाभारत के, वो राही साहब ने लिखे थे। ऋषिकेश मुखर्जी गोलमाल जो पुरानी वाली फिल्म, उसके डायलॉग उन्होंने लिखे थे। तो उनके तमाम उन्होंने फिल्में लिखी, उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। इनफैक्ट उनके जो एसेज अगर जिसको भी मिले पुराने, वो ढूंढ के पढ़ने चाहिए। एक तो राही मासूम रजा हो गए, और दूसरे मनोहर श्याम जोशी। उनसे मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि आप जब किताबें पढ़ना शुरू करते हैं और एकदम से एक रैंडम किताब पे पहुंचते हैं, और आज जब किताब खोलते हैं तो ऐसा लगता है वो पूरी दुनिया में केवल आपके लिए लिखी गई है, और इसीलिए आप एग्जिस्ट कर रहे थे कि आप ये किताब पढ़ पाए। तो मनोहर श्याम जोशी की, बाकी तो कसब तो बहुत अच्छी किताब है, किसी को लव स्टोरी पढ़नी हो, लेकिन एक उनकी किताब है टटा प्रोफेसर नाम की, टा प्रोफेसर। तो वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, और मैं कई बार उसको पढ़ चुका हूँ उस किताब को, कि पता नहीं, ऐसा लगता है मेरे लिए लिखी गई है। दिव्य प्रकाश जी, एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा है कि भगत सिंह ने जितना 23 साल में पढ़ लिया, उतना मैं पूरी उम्र में पढ़ पाया तो धन्य मानूंगा। जो मिले पढ़ डालो, ढूंढ ढूंढ कर पढ़ डालो। दूसरों से किताबें पूछने के बजाय अपना टेस्ट डेवलप करो। किताबों के मतलब भी खुलते हैं जब आप मेहनत करके पढ़ते हैं। ये किस लेखक ने कहा? मेरी भी तो सर मुझे लगता है थोड़ी बहुत जान पहचान है इनसे जिन्होंने लिखा है। वो कब आपके साथ होते हैं इस भागदौड़ की जिंदगी में? वो कभी साथ आके बोलता है भाई? सर मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ उनको। तो इससे मैं किस्सा बताता हूँ। एक मैंने पढ़ा था एक राइटर के बारे में, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, अंग्रेजी नाम के साथ मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो उसमें उनकी एक कोट थी, उनसे पूछा गया कि भाई आप कब लिखते हैं? तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है, मैं आता हूँ अपने स्टडी में और दरवाजा बंद कर देता हूँ। कहते अच्छा तब आप लिखते हैं? कहते नहीं, दरवाजा बंद करने से दुनिया बंद नहीं हो जाती, तो मैं वेट करता हूँ कि पहले जो बाहर की दुनिया आ रही है वो बंद हो जाए। कहते अच्छा तब आप लिखते हैं? कहते नहीं, मैं उसके बाद बैठता हूँ और देखता हूँ अपना कंप्यूटर स्क्रीन या इतना जो डायरी है उस पर। कहते अच्छा तब लिखते हैं? कहते नहीं, मैं वहां पे भी वेट करता हूँ तब तक जब तक मैं भी वहां से हट जाऊं। जब मैं वहां से हट जाता हूँ तब मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो ये वैसे ही असर की जो दिव्य प्रकाश राइटर है, और वो जो व्यक्ति इस समय आपसे बात कर रहा है, वो भी मेरे से कभी कभी होती है मुलाकात दिन भर में 1-2 घंटे की। तो इसलिए मैं बहुत प्यारा शेर है, एक शख्स खो गया है जमाने की भीड़ में, उसका पता चले तो अपनी खबर मिले। तो दिव्य प्रकाश जी वैसे किसका शेर है ये मेरा तो नहीं है। ईमानदारी से कह रहा हूँ मेरा नहीं है, पर किसी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ, मतलब किशोर उम्र में ये आप लिख के डायरियों में लिख लिया करते थे, तब के दौर की बात है। अरे वाह, क्या बात है। सो मेरा ये अगला सवाल था कि कहाँ बैठ के लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, और कोई खास जगह है जहाँ पे ही शब्द उपजते हैं? मैं सर घर पे ही लिख पाता हूँ जब पूरा शोर शराबा तामझाम हो रहा होता है। मैं जब भी पहाड़ों में गया हूँ लिखने में, एक भी शब्द लिखे बिना लौटा हूँ। जब भी समंदर पे गया हूँ लिखने, मैं एक बार बहुत फैंसी मैंने गोवा का टिकट कराया, वहाँ बुकिंग कराई 10 दिन की, और उन्होंने कहा आज तो कुछ लिख के अब 10 दिन बाद लौटूंगा, और कुछ एक शब्द नहीं लिख पाया मैं। और पहाड़ों में रानीखेत गया, इधर उधर गया, जब भी गया एक भी शब्द नहीं लिख पाता। और ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने बाद में जब एक्सप्लोर किया इस चीज को तो मैंने देखा जैसे राही साहब भी अपने जो हॉल था घर का, दरवाजा खुला रहता था, लोग आते थे, खाते थे, मिलते थे, जाते थे, और वो अलग अलग फिल्में या जो किताब या प्रोजेक्ट कर रहे होते थे, तो हर किताब प्रोजेक्ट का अलग एक पैड होता था। उस पैड पे कभी इससे स्विच करते थे, उस पे स्विच करते थे, लेकिन वो लिखते घर पे ही थे। और मेरे साथ भी ऐसा ही सर, मैं घर पे ही लिख पाता हूँ। एक फिक्स टेबल है, एक फिक्स कोना है, वहां पे ही लिखता हूँ। ये आइडिया, इंस्पिरेशन चलते हुए, ट्रैवल करते हुए बहुत आते हैं। तो मेरे मोबाइल में कम से कम 1000 के ऊपर नोट्स होंगे जो मुझे आइडियाज पे कभी लिखना है, तो जब भी आता है मैं लिख लेता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ उसमें। लेकिन जो एक्चुअल राइटिंग है वो घर ही पे होती है, और वो जो सारे तामझाम के साथ। कमाल की बात है कि घर पे अगर कोई नहीं है, मेरे वाइफ या बच्चा जो है वो कहीं गए हुए हैं, मतलब जैसे स्कूल गए, वो तो बात अलग है, लेकिन अगर वो लोग कहीं बाहर गए तो भी राइटिंग नहीं होती है, तो वो भी मैं नहीं लिख पाता। कोई नहीं होता है तो भी नहीं लिख पाता। उनका चिल्लाना जरूरी है, सुनो हाँ, मतलब कुछ ना कुछ घर में कि अरे हाँ कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तभी मैं जब मतलब मैं खाली घर में नहीं लिख पाता। ये देखा है मैंने अपने बारे में, ये ऑब्जर्व किया है। क्या बात है। अनुज अग्रवाल जी लिख रहे हैं, वी डिड अ राइटिंग रिट्रीट टुगेदर एट शून्य। दिव्य प्रकाश इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ही स्पीक्स आम आदमी की भाषा, दैट्स व्हाई एवरीवन इज एबल टू कनेक्ट। ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू अनुज, थैंक यू। और दोबारा हम लोग की मुलाकात ड्यू है, मिलते हैं जल्दी।
चलो हम एक शो करते हैं जिसमें आप बाकी सारे कुंभ के मेले में जितने पिछड़े लेखक हैं सब इकट्ठे हो। सो मेरा ये सवाल था, आपने पीढ़ी की बहुत अच्छी बात कही कि आप आखिरी पीढ़ी थे जिसमें पिता का कहा हुआ सर्वोच्च शिखर पे होता था। उसके बाद पीढ़ियां बदल गई और यार पापा ना उस चेंज के ही पीछे 2023 में हालांकि लिखी गई है, लेकिन यार पापा टाइटल बता रहा है कि वो कहते थे ना उसके बाद की पीढ़ी 2000 में कि जूते अगर बच्चे के बराबर के हो गए हैं तो समझ लीजिए कि वो आपका दोस्त हो गया। जी जी। तो ये यार पापा कौन सा बच्चा था? तो इसमें यार पापा में एक्चुअली क्या होता है कि जब आप मैं जितनी भी मैंने राइटिंग की है अभी तक या फ्यूचर में शायद जब भी करूँगा, एक मजाक साहब का शेर है, जमाने से आगे तो बढ़िए मजाक, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी समाज में चेंज हो रहा है, या जो एक हम लोग का एज ए राइटर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि हम जो भी लिख रहे हैं ना, हम अपने टाइम को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। जैसे मैं 2024 में अगर लिख रहा हूँ तो अगर कोई 100 साल बाद उसको पढ़े तो ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो प्रेमचंद जैसा है, ये तो जयशंकर प्रसाद जैसा है, ये मातृश्रवण गुप्त जैसा है। वो लगना चाहिए कि देव प्रकाश जैसा है। तो हम सारे लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए जो मेरी भाषा भी है वो 2024 की है। 2030 में अगर भाषा बदलती है या 2040 तक तो बदलेगी, और 2040 में मैं लिख रहा हूँ तो मैं 2040 जैसा लिखूंगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे को लगती है कि हम जो वो करें। और इसीलिए जब यार पापा में जो कैरेक्टर है साशा और मनोज, उसमें जो उसके पिताजी हैं, तो वो कहानी एक्चुअली एक बाप बेटे और इस बाप और इस बेटी की है। तो ये बेटी जो अपने फादर से बात नहीं करती, और जो आजकल एक यंग टीन्स में ऐसा होता है ना कि एक एज के बाद 15-16 साल में आजकल के जो बच्चे होते हैं कहते हैं कि हमें मत बताओ अभी, है ना, हमें पता है। और वो उनकी बात सच है, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी जो फॉलो किया है वो हमेशा सच नहीं था। हमें एक 20 साल, 21 साल, 22 साल, कई साल, कभी एक समय ऐसा आता है जब हमें पता चल जाता है कि जो हमारे फादर हैं, जिनको हम बेस्ट फादर बोलते हैं, या जो हमारी माता जी हैं, जो हमारे जिनको दुनिया की सबसे अच्छी माता जी हम बोलते हैं, उनका जो सुपर हीरो इमेज होती है ना, वो ब्रेक होने लगती है। वो और हर जनरेशन को ऐसा पता चलता है। तो यहाँ पे जो 23 साल, 21-22 साल की जो बच्ची है, जो साशा है, उसके अपने फादर से बात नहीं हो रही है। तो मैं उस रिश्ते की कहानी कहना चाहता था कि अगर आज की डेट में अगर कोई बच्चे ने बात बंद कर दी अपने पिता से, तो जो पिता दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो वो कैसे बढ़ाएगा? वो केवल बाप बन के नहीं हो सकता, उसको थोड़ा दोस्त भी बनना पड़ेगा, उसको उस उम्र से थोड़ा पीछे भी आना पड़ेगा। और इस बेटी को लिए भी मेच्योरिटी है कि वो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जाने के लिए थोड़ा सा वो आगे बढ़े। तो ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये थीम को, बाप बेटी की कहानी, एक्सप्लोर करना चाहता था मैं। और इससे पहले जो इब्ने बतूती किताब आई थी उसमें माँ और बेटे की कहानी कह चुका था। तो ये मेरे पे था कि मैं एक नए कैरेक्टर की कहानी कह के कुछ समाज के बारे में कह सकते हैं। तो हमेशा सर यही, जब लगता है कि दुनिया के बारे में कुछ नया इकट्ठा हो गया तो कहानी लिख देते हैं। तो वैसे ही यार पापा है, तो जो लोग भी पढ़ेंगे उनको बाप और बेटी के, और इनफैक्ट बेटी तो एक पार्ट है उसका, वो दोस्ती की भी कहानी है और कई सारी चीजों की कहानी है। तो जरूर मजा आए। सर, आपने इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम किया, आपने मणिरत्नम सर के साथ काम किया, इम्तियाज़ अली सर के साथ काम किया, PS1 PS2 के डायलॉग्स आपने लिखे। कैसा था वो अनुभव जब हम इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर, वो लेखन जब उस लेवल पे पहुंच जाता है ना, वो कहते हैं ना कलाकार ऑडियंस का भूखा होता है, तो जब एक वो मंच मिल जाता है तब कैसा अनुभव होता है वो? तो जैसे मनी सर के साथ काम करना बहुत ही स्पिरिचुअल अनुभव जैसा है, क्योंकि जैसे वो मेरी लगभग उम्र जितने उतने साल से तो वो फिल्म बना रहे हैं। तो उनके साथ जैसे आपको कई बार, मैं जब उस प्रोसेस में था 1.5-2 साल, तो मैं चिकोटी काटता था कि ये सही में हो रहा है क्या, ये सही में है, ये क्या सही में बात हो रही है। और देखिए एक चीज जो किसी को भी महान बनाती है, अगर कोई भी काम अगर आप 35-40 साल तक लगातार कर पा रहे हैं, जिस भी विधि कर पा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज है। उनसे हमेशा सीखने को है, जो उस एज में जो उनकी एनर्जी है कमरे में सबसे ज्यादा है, उस एज में जो उनका रिगर है वो सबसे ज्यादा है। तो मेरे लिए तो मतलब जैसे क्या होता था, जब मैंने दिल से देखी थी तो मैं शाहजहांपुर के किसी सिंगल थिएटर स्क्रीन में था, और हमेशा फैसिनेट करता था फिल्म बाई मणिरत्नम जब आया उसके बाद लिख के, और हमें लगता था ये दूसरी दुनिया है। और जब दूसरी दुनिया में आप पहुंचे, और इनफैक्ट स्पेशली साउथ में जब जो लोग फिल्में बना रहे हैं, और मोस्टली लोग वो लोग
फिल्म के बिजनेस में, लेकिन फिल्मी लोग नहीं है। और आपको लगता है कि हमारे जैसे लोग हैं, आपको भले वो इनकी दुनिया बहुत बड़ी है, सब कुछ है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब वो काम कर रहे हैं तो वो लोग लगता है कि यार हम भी ये हो सकते हैं। सबसे इंस्पायरिंग बात यही लगती है कि हम भी लगे रहेंगे तो हम शायद आसपास कहीं पहुंच जाएं, या हम अपनी जो हम पहुंच सकते हैं वहां पहुंच जाएं। तो इसलिए वो अनुभव बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। और मतलब मैं, वो ऐसा अनुभव रहा कि जब भी मैं कभी थकता हूँ या मन आपका थकता है तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अरे यार मैंने तो उनके साथ काम किया है, मैं कैसे थक सकता हूँ। तो वो हमेशा मुझे ऊर्जा देता रहेगा। और न केवल मुझे, बल्कि मुझे लगता है बहुत सारे जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं इस समय इस देश में, या लिखना शुरू करना चाहते हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि जैसे आप जब घर से लालटेन लेके निकलते हैं रास्ते में, तो आपको पता नहीं रास्ते में क्या मिलने वाला है। लेकिन अब मुझे इस बात का विश्वास हो गया है धीरे धीरे कि आप अगर घर से निकल गए और आपको उम्मीद है कि आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो आपको रास्ते में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। और बहुत वो सरप्राइजेस ऐसे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि मेरा सपना था उनके साथ काम करने का, तो मैं अगर रात में नींद में भी ये सपना आता तो भी मेरी नींद खुल जाती कि अरे नहीं यार क्या बात कर रहे हो तुम तो ऐसे। तो इसीलिए कभी ना मैं जो सपने, जो बात करते हैं लोग कि सपने देखो या सपने देखने चाहिए, मुझे वो बहुत ओवररेटेड लगता है। मुझे लगता है आप एक बेसिक काम करें और आप अपने आप, आपका वो काम आपके सपने से बहुत ऊपर आपको ले जाके फेंक देगा, वहां पे ले जाके रख देगा। तो बस ये था, मतलब इसको मैं हमेशा इंस्पायर होता रहूंगा इस बात से। और खुद भी सोच के ये मुझे हमेशा ये बात खुशी देती रहेगी और ज्यादा ऊर्जा देती रहेगी और ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास कराती रहेगी। तो ऐसा ही रहता, मतलब मैं जब ये बात करने जाता हूँ तो मैं सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं उस ऑ में हूँ कि अरे ये हो गया, ये सच है क्या। कभी कभी एक दो बार मुझे ऐसा भी सपना आया कि मैं उठाऊं और ऐसा हुआ ही नहीं था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि वो मिला और वो सच है। जैसे कि आज हम चिकोटी काट के देख रहे हैं कि हम आप ही से बात कर रहे हैं। अरे सर बता। सर एक आखिरी कॉल। हेलो जी जी। हेलो। हाय हाय सर, मैं अंतरा बोल रही हूँ लंदन से। मैं एक चीज पूछना चाहती थी कि जैसे आप ने जितने बुक्स वगैरह लिखे हैं, सब जगह आप राइटिंग में हर रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो अलग अलग रिलेशनशिप को आप इतनी सरलता से और इतनी आसानी से बता देते हैं। आई मीन दैट डायनामिक्स, हाउ डू यू, what inspires you? Basically there is different generations that you've seen, so जी सबके relations अब बहुत different हैं, so how do you get that balance, and how do you get that understanding of this generation, also the coming generation and the previous one? That's something ओके। I wanted to know. बहुत बहुत धन्यवाद अंतरा। पहले तो मुझे लगता है कि बैलेंस क्या, आप ना देखिए, इसको बैलेंस बाद में आता है, पहले आप एक कैरेक्टर पकड़ते हो। कि जैसे मान लीजिए मेरी कहानी की हीरोइन अंतरा है। अब अंतरा क्या करती है, उनको सपने कैसे आते हैं, अंतरा को क्या चीज बेचैन करती है, अंतरा को क्या चीज इंस्पायर करती है। अंतरा का जो, अगर मैं 24 घंटे को मैं ट्रैक करूँ ना एक कागज पे लिख के, तो मुझे फिर वो कैरेक्टर डायरेक्शन देने लगता है, वो फिर रियल होने लगता है। तो मैं रिलेशनशिप सोच के कोई कहानी नहीं लिखता, मैं ये सोच के लिखता हूँ कि जैसे मान लीजिए, अगर मैं केवल आपका नाम फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, कि जैसे मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये अंतरा है और ये इतना इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, इतनी अच्छी, इनसे तो बातचीत में मजा आएगा। तो मैं जब कहानी में घुस रहा होता हूँ तो मैं केवल ये देखता हूँ कि मैं जिन लोगों के साथ इस कहानी में जाने वाला हूँ, वो अंतरा हो सकती है, वो चंदन हो सकते हैं, कोई दिव्य प्रकाश हो सकता है, कोई मायरा हो सकते हैं, तो इनसे बातचीत में क्या मुझे मजा आने वाला है। क्योंकि वो जो लोग हैं वो मेरे रियल दोस्त हो जाते हैं ना। अगले 6-7-8 महीने मुझे उनके साथ समय व्यतीत करना है। तो अगर वो इंटरेस्टिंग है, उनके अंदर कोई ऐसी बात है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, तो जो रिलेशनशिप है, जो वो है, वो अपने आप वो कैरेक्टर ड्राइव करता है। रिश्ता सोच के नहीं लिखता, वो कैरेक्टर मुझे वो अपने आप को टॉर्च की तरह दिखाता रहता है। और जैसे ही मैं गलत जाता हूँ तो कहता है अरे तुम ज्यादा करो, तुम एज अ राइटर मत आओ बीच में, हमारी अलग बातचीत चल रही है ना। तो वो अपने आप, वो आप भी जब उसको स्लो मोशन में देखेंगे, और बहुत सिंपल है वो प्रोसेस, कि मैं अगर अंतरा के जीवन को 24 घंटे ट्रैक डाउन कर जाऊं, तो मुझे अंतरा के किसी के बारे में भी अगर लिखूं, अगर मैं जाऊं, तो मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में, जैसे मैं कई बार कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं इस होटल जाऊं या उस रेस्टोरेंट जाऊं या ये वाली जगह घूमने जाऊं। लेकिन अगर आप मेरे से इब्ने बतूती में शालू अवस्थी को रख के पूछेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि लखनऊ में वो कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्योंकि मेरी उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है अपने दिमाग में, मैं इतने अच्छे से उनको जानता हूँ। Amazing.
तो वैसा है। तो फिर Amazing. बस वो आपको उससे रिश्ता बनाना होता है और फिर वो कैरेक्टर आपको सब कुछ बताता चला जाएगा। तो दिव्य प्रकाश दुबे को बेचैन क्या करता है, गुस्सा क्या दिलाता है, प्यार किस पे आता है, अच्छे रिश्ते किससे हैं, और इस बॉक्स में एफएम के माध्यम से आखिर में सबको अपना अनुभव कैसे बताना चाहेंगे? एक चीज जो मुझे बहुत परेशान करती है या बेचैन करती है एज अ ह्यूमन बीइंग भी करती है कि जैसे हम जो ये जनरेशन है ना, हर जो नई जनरेशन आती जा रही है, और मैं बहुत यंग बच्चों के टच में रहता हूँ, मुझे एक चीज बहुत बेचैन करती है, जो अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि तुम्हें क्या बनना है, और उसको 18 साल की उम्र में एग्जैक्टली पता होता है उसको क्या बनना है, तो मुझे वो चीज बड़ा परेशान करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि 18 साल, 17 साल, 22 साल, अभी ये धरती इतनी बड़ी है, यहाँ के रास्ते इतने बड़े हैं कि जैसे हम फिक्सेट करते हैं ना अपनी लाइफ, सबसे सैड क्या होता है कि यार आपने 18 साल में जो सोचा वो आपको 21 साल में मिल जाए, तो आपकी लाइफ 21 में ही खत्म हो गया। तो मुझे जो ये श्योरिटी है ना लोगों की लाइफ को लेके, वो श्योरिटी बहुत परेशान करती है। और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। जब मैं किसी से बोलता हूँ, उनको एग्जैक्टली, मेरे जो बहुत सारे कलीग थे उनको एग्जैक्टली पता था कि वो सीईओ होना चाहते हैं जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था। और मैं ये सोचता था कि ये खुश उस दिन होंगे जिस दिन सीईओ होंगे, और सीईओ होंगे या नहीं होंगे ये एंड तक इनको पता ही नहीं चलेगा। आपने अपनी सारी जीवन की चीजें बेट कर दी अपने 40s में, 50s में। तो मुझे ये चीज बेचैन करती है, और यही चीज जब उल्टा होता है तो अच्छा लगता है कि जैसे हम सारे लोग यात्रा पे हैं, उस यात्रा में कुछ अच्छे लोगों से मिलेंगे, कुछ अच्छी शामें गुजरेंगी, कुछ बुरी शामें गुजरेंगी, कुछ शामों से आप सीखेंगे, और कुछ शामों से जो आपने सीखा है वो किसी और को वैसे बांट देंगे जैसे कोई दिया दूसरे दिए को जला देता है। हम लोग का काम मोटा मोटा में, थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगी बात, लेकिन अल्टीमेटली सर ये पूरी जो लाइफ है इसमें हमारा काम, जैसे ना माचिस जब जलती है ना और एक थोड़े से हिस्से में उजाला करती है, बट उससे दिया जल सकता है जो ज्यादा देर तक जलता है। हमारा काम उस माचिस का ही है। हम 4 सेकंड की लाइफ है हमारी और उस 4 सेकंड में हम कितना उजाला दे सकते हैं, यही इसी बात से हमारा सारा हिसाब किताब होना है। और हिसाब किताब नहीं होना है तो भी हम वो 4 सेकंड के उजाला ही है। तो उसमें क्या सोचना है दादा, उसमें फिर आप इस खेल का मजा लें, और इस खेल को जितने मजा लेके आप खेल पाएंगे वही अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस खेल का मजा लेने में आपको किसी को आप मार दें, किसी को आप हर्ट करें, लेकिन उस खेल का मजा भरपूर तरीके से लें, उस चीज को डिस्काउंट ना करें। मतलब जो लाइफ जो अनसर्टेनिटी आपको ऑफर करती है ना, उसको रिस्पेक्ट करें। जैसे हम लोग, जैसे गूगल मैप्स ने ये चीज बड़ी हमारे लिए आसान भी कर दिया और एक चीज मुश्किल भी कर दी कि हमें एग्जैक्टली अब रास्ता पता होता है। हम वो भूल ही गए ना कि हमें रास्ते याद भी रहते थे, और हम रास्ता कोई गलत ले लेते थे, तो एक जैसे हम कहीं के लिए निकले और एक गलत रास्ता हमने लिया और एक नई पगडंडी पे पहुंच गए, तो पगडंडी आप जीवन में ढूंढ पाए और जिससे एक बहुत अच्छी झील का और एक पहाड़ का रास्ता खुलने वाला है, वो स्कोप रास्ते वो स्कोप जीवन में बना रहे। बस मैं ये चीज विश करता हूँ सभी को, जो ये सुन रहे हैं या जो फ्यूचर में सुनेंगे या जो नहीं भी सुनेंगे उनको भी। मैं बता नहीं सकता मेरी रूह को कितनी तसल्ली, कितना सुकून मिला। मतलब इतनी प्यारी बातें सुन के यार, वो किसी ने क्या सच लिखा है आपके बारे में कि छोटी छोटी बातों से बहुत गहरी बातें कह देने की कला। यार एक छोटी सी माचिस की बात करके और फिर आपने दिए पर ले आए और दिए से जिंदगी को रोशन कर दिया। वाह! मेरी जेब में इस समय 5 पैसे भी नहीं है, लेकिन 5 लाख तालियां हैं आपके लिए। बहुत धन्यवाद। बस आखिरी बॉक्स एफएम से आपको बातचीत करना कैसा लगा, एकदम ईमानदारी से? नहीं, बहुत अच्छा। और मुझे एक इतना सहज माहौल बहुत दिनों बाद में ऐसा हुआ है किसी बातचीत में कि इतने अच्छे से, जबकि देखिए मैं आपको पर्सनली हमारी कभी बात वैसे नहीं हुई है, और इतने सहज तरीके से हम बात और इतनी आसानी से मैं दिल खोल के अपनी बात कर पा रहा हूँ, ये आपके माहौल की वजह से। और आई एम श्योर जो भी यहाँ पे फ्यूचर में लोग बात करने आएंगे या जैसे भी आप लोग ये प्रोग्राम करते होंगे, वो जो आपके अंदर की जो ये अच्छाई है वो सभी को टच करेगी, जैसे मुझे आज की है। और बहुत मजा आया सर, ये बिल्कुल, मतलब अभी मैं होता सामने तो मतलब अब ये 3-4 घंटे में रुकते नहीं, और 3-4 कप चाय तो पी ही जाते हैं। और मैं 3-4 बार आपको गले लगा चुका होता। मतलब इतनी अच्छी बातें आपने की थी कि हर बात पे लगता कि यार पैर छू लो या गले लगा लो।
थैंक यू सो मच। दिव्य प्रकाश दुबे से हम बातचीत कर रहे थे, बहुत बढ़िया रहा हमारा ये बातचीत का दौर। आप जीवन में सफलताओं की जितनी सीढ़ियां हैं बड़े प्यार से दौड़ते हुए चढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सर। ओके।